हाय एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की नई सीरीज, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारे सामने 4 पार्ट्स में है, जिसका चैप्टर 1 से लेकर 6, सेक्शन 1 से लेकर 75 वो डील करता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। चैप्टर 7 जो है सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक वो रिपील्ड हो चुका था, उसे डाल दिया गया है इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। चैप्टर 8 से लेकर 10 सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक डील करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। चैप्टर 11 जो है सेक्शन 239 से सेक्शन 266 तक वो रिपील्ड हो चुका था, उसे डाल दिया गया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें पढ़ना है जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज में, जो कि जल्द ही आएगी। तो अभी हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स में चैप्टर 8 जो है वो डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में, जो कि है सेक्शन 124 से सेक्शन 147 तक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंडेमनिटी के बारे में कि इंडेमनिटी होती क्या है। इंडेमनिटी का मतलब होता है टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस, मतलब किसी लॉस को प्रोटेक्शन देना, किसी लॉस के लिए कॉम्पनसेट करना, किसी लॉस के लिए कॉम्पनसेशन देना। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो जो सेक्शन 124 है जो कि डील करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से, ये डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ए जो है, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी वो बी को बेचता है 20 लाख रुपए में। मतलब कि ए ने एक प्रॉपर्टी बेची, बी ने उसे खरीदी 20 लाख रुपए में। अब बी जो है ए के सामने एक पॉइंट रखता है कि ए कल को अगर कोई आके मुझे कहे कि इस प्रॉपर्टी में उसका भी कुछ शेयर था जिसे तुमने उसे बिना पूछे बेच दिया, तो वहां पे तो मेरे पैसे फंस जाने हैं। या फिर कोई मुझे आकर कहे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो तुमने किसी से फ्रॉड में ली थी और तुमने अब मुझे बेच दी, तो वहां पे तो मेरे सारे पैसे फंस जाने हैं। तो उसके लिए ए जो कहता है चलो ठीक है, तुम्हें मैं इस लॉस के लिए इंडेमनिटी प्रोवाइड करता हूं। मतलब कि अगर फ्यूचर में कभी भी इस प्रॉपर्टी में तुम्हें मेरी वजह से या फिर किसी तीसरे की वजह से कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करूंगा। हमने इंडेमनिटी का मतलब पढ़ा ना, कि किसी लॉस को प्रोटेक्शन देना, कॉम्पनसेशन देना किसी लॉस के लिए। तो ए जो है वो बी को कहता है कि बी, अगर कल को तुम्हें इस प्रॉपर्टी में मेरी वजह से या फिर किसी तीसरे की वजह से कोई दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हें इंडेमनिटी प्रोवाइड करूंगा। आप ये याद रखिएगा कि ए ने क्या कहा कि मेरी वजह से या फिर किसी तीसरे की वजह से तुम्हें अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें इंडेमनिटी प्रोवाइड करूंगा। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन ये कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। मतलब कि a contract by which one party promises to save the other, मतलब अब ए ने जो है प्रॉमिस कर दिया बी को कि अगर कल को इसे कोई दिक्कत होगी प्रॉपर्टी में तो इसे वो इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या बोला कि बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर। तो अब इस केस में जो ए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, तो ए जो है प्रॉमिसर हो जाएगा, बी प्रॉमिसी हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वो प्रॉमिस हो जाएगा। ठीक है, तो अब बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब ए की वजह से, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या तो फिर किसी तीसरे की वजह से अगर बी को लॉस होता है तो ए जो है उसे इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये खत्म हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इस केस में ए जो है बी को इंडेमनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए क्या कहलाएगा, इंडेमनीफायर कहलाएगा। और बी जो है जिसे इंडेमनिटी मिल रही है वो क्या कहलाएगा, इंडेमनीफाइड या तो फिर इंडेमनिटी होल्डर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द पर्सन हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई इज कॉल्ड इंडेमनीफायर, or the person in whose favor such a promise is made is known as indemnified और indemnity holder। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमें क्या चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज हैं। कौन कौन सी दो पार्टीज हैं, इंडेमनीफायर है
और इंडेमनीफाइड या तो फिर इंडेमनिटी होल्डर है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इन लोगों ने प्रॉपर्टी बेची खरीदी वो बात अलग है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे बात जो गौर करने वाली है वो ये है कि इट कवर्स द लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमन एजेंसी ओनली, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, मैंने यही चीज जो आपको ध्यान देने कही थी वो ये थी कि ए ने कहा था बी को कि अगर तुम्हें इस प्रॉपर्टी में मेरी वजह से या फिर किसी तीसरे की वजह से दिक्कत होती है तो ही मैं तुम्हें इंडेमनिटी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ह्यूमन एजेंसी। ठीक है, या तो फिर प्रोमिसर की वजह से या तो फिर किसी और की वजह से अगर उसे कोई दिक्कत होती है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो ऐसे लॉसेस के लिए कॉम्पेंसेशन नहीं प्रोवाइड करता जिनमें इवेंट्स या तो फिर एक्सीडेंट के ऊपर कोई चीजें बेस्ड होती हैं। जैसे कि जो हमारे चैप्टर 3 में सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं उसमें बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, जिनमें ये सारी चीजें होती हैं कि अगर आपकी नाव डूब गई या तो फिर आपका कोई इंश्योरेंस था, मतलब बाइक का आपका एक इंश्योरेंस है, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो यहाँ पे क्या बेस्ड है, एक इवेंट के ऊपर बेस्ड है कि आपकी बाइक जो है उसका एक्सीडेंट होगा तो ही आपको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड होगा। तो ये सारी चीजें जो है इवेंट्स और एक्सीडेंट्स के ऊपर बेस्ड हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बात की थी ह्यूमन एजेंसी के बारे में कि अगर तुम्हें मेरी वजह से या फिर किसी और की वजह से दिक्कत होती है तो ही मैं तुम्हें इंडेमनिटी प्रोवाइड करूंगा। तो सीधा साधा मतलब इसका ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो सिर्फ ह्यूमन एजेंसी से डील करते हैं। मतलब कि जो प्रोमिसर है अगर उसकी वजह से प्रोमिसी को मतलब इंडेमनीफाइड पर्सन को अगर कोई दिक्कत होती है तो ही जो है इंडेमनीफायर उसे इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और प्लीज अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है या तो फिर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके जरूर पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यही जो ह्यूमन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो मैं पीछे बोल रही थी उस चीज को लेकर हमारे बीच में एक कंपैरिजन है इंडिया और इंग्लैंड को लेकर। तो इंडिया का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो कहता है कि सेक्शन 124 रिकॉग्नाइजेस only such contract as a contract of indemnity where there is a promise to save another person from loss which may be caused by the conduct of the promisor himself or by conduct of any other person। यही चीज जो मैंने पीछे इतनी बार कह चुकी है कि प्रोमिसर की वजह से या तो फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस इंडेमनीफाइड को कोई दिक्कत होती है तो ही इंडेमनीफायर उसे इंडेमनिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कि ह्यूमन एजेंसी वाला वही सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में जो वर्ड इंडेमनिटी है उसका बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, इंग्लैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है उसमें इस ह्यूमन एजेंसी के साथ साथ इवेंट्स लाइक एन एक्सीडेंट इन फायर डील विद द सेम। मतलब कि जो इंडिया का ये वाला सिस्टम है सिर्फ ह्यूमन एजेंसी वाला, उसके साथ साथ ये जो इंश्योरेंस वाली मैं बात कर रही थी ये सारी चीजें इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आती है। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट यही कहता है कि ह्यूमन एजेंसी के अलावा किसी और वजह से कोई दिक्कत होती है तो फिर कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड नहीं होगा अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जब वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है जो कि डील करते हैं हमारा चैप्टर 3 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 36 तक। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस ये सारी चीजें हैं ये सेक्शन 124 के स्कोप से बहुत अलग है, बहुत हटके है। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस जो है वो भी काउंट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर। लेकिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारे जो हैं इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज हम बहुत जल्द ही कंप्लीट करेंगे। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की सीरीज हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, आपको कुछ समझ आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बाय बाय।